अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 32 पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर से लिंक आ रहा है, तो ये लेक्चर लेने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर लाजमी लेना है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल लिखी थी और डेफिनेशन हम देखी थी कि जब भी किसी स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड किया जाता है तो उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर हमने एग्जांपल ली थी 2 कार्स की, जिसमें हमने सैम्पलिंग की थी विद रिप्लेसमेंट। तो इस थ्योरम को अगर हम देखें, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार अप्रोचेज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सैम्पल साइज एंड अप्रोचेज इन्फिनिटी। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की फाइंड की थी ना, तो बताया गया कि मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जैसे जैसे हम एन का जो साइज़ है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे और इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। एन जो है ये हमारा सैम्पल साइज़ है। तो अगर हम पीछे देखें, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल की थी 2 कार्स की, तो यहाँ पे टोटल हमारे 25 सैंपल्स बने थे। ये हमने सैम्पलिंग की थी विद रिप्लेसमेंट, तो हमारे 25 सैंपल बने थे। तो बेसिकली जब हम विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करते हैं ना, तो वह हम किस तरह करते हैं, वो हम करते हैं अगर हम कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन लें। कैपिटल एन जो है ये हमारा पॉपुलेशन साइज़ है और जो स्मॉल एन है ये हमारा सैम्पल साइज़ है। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज़ क्या था 5, दोनों कार्स के 5 फोल्ड थे, तो मतलब कि 5 जो था वो हमारा पॉपुलेशन साइज़ है और एन सैम्पल साइज़ हमारा क्या है 2, यानी कि यहाँ पे हमारी 2 कार्स थी तो पावर क्या होगी 2, तो टोटल हमारे 25 यहाँ पे सैम्पल्स बने थे। सो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम सैम्पलिंग करते हैं विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम एक अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हमने विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की तो हमारे पास 25 सैंपल्स आए थे, यानी कि एक थोड़े से सैंपल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि जब हमने यहाँ पे एक्स बार के इसके जब हमने सारी हमने मीन फाइंड किए, तो फिर हमने यहाँ पे उन सारी मीन का हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, ठीक है। तो जब हमने मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड कर लिया तो हमारे पास ये वाले शेप आई थी, ठीक है। ये हमारे पास शेप थी, किसकी शेप थी, हमारे पास एक्स बार यानी कि मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास ये शेप बनी थी। तो ये शेप अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास इस तरह शेप बन रही है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरह हमारी शेप बन रही है ना। तो यहाँ पे देखें ये हमारा एक कॉर्नर बन रहा है। तो आपने याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा शेप में किसी भी तरह का कोई कॉर्नर नहीं होता, बल्कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस और स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि अगर हम यहाँ पे सैम्पल साइज को इंक्रीज़ करेंगे, ये जो हमारा सैम्पल साइज n है इसको अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा सैम्पल्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। n को यहाँ पे n हमारी 2 है, अगर हम इसको 3 करेंगे तो हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 कार्स है ना, तो अगर 3 कार्स हों तो यहाँ पे पावर 3 आएगी। जब पावर 3 आएगी, जब 5 की पावर 3 आ जाएगी तो यहाँ पे 125 हमारे सैंपल्स बनेंगे। ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं इसमें बताया गया कि जैसे जैसे हम n की पावर को इंक्रीज़ करेंगे हमारे सैंपल साइज इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज इंक्रीज़ होगा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन का साइज़ है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। हमारी ये जो शेप है ये ऐसा ऐसा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। वो किस तरह होगी कि अगर हमारे पास सैम्पलिंग साइज फॉर एग्जांपल 1000 है, या फिर हम n की पावर को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे हमारे सैम्पल साइज, तो हमारी इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, हमारी इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें किसी प्रकार कोई कॉर्नर नहीं है, कोई भी इसमें कोई स्पेस नहीं है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्वेश्चन ये है कि हम अगर सैम्पल साइज इंक्रीज़ करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बन जाएगी। वो ऐसे बनेगी कि जैसे हमारे एन का साइज सैम्पल साइज इंक्रीज़ होगा तो ये जो हमारे शेप आई थी ना हमारे पास, ये हमारी शेप थी जब हमारे पास 25 सैंपल्स थे। हमारे पास 2 कार्स थी जिनके हमने 25 सैंपल्स बनाए थे और हमारे पास ये शेप आई थी। लेकिन अगर हम n का साइज इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये जो शेप है इनके दरमियान जो हाइट है ना, इनकी हाइट ऐसा ऐसा एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट इक्वल होना शुरू हो जाएगी हाइट। इनकी हाइट एक दूसरे से कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर n का साइज़ हमारा इन्फिनिटी को जाएगा तो क्या होगा कि ऐसा ऐसा इनकी जो हाइट होगी ना वो हमारी एक दूसरे से बहुत ही कम होगी, ठीक है, यानी कि इनका हाइट का साइज़ ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारी जो शेप आएगी ना वो बिल्कुल एक स्मूथ शेप बन जाएगी। यानी कि अगर हम इसकी शेप देखें ना, फॉर एग्जांपल हमारा जो n का साइज़ है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया और हमारे पास ये शेप आई है, तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल शेप बन रही है जिसमें किसी भी तरह का हमारा कोई कॉर्नर नहीं है। जैसे हमारी 25 सैंपल से तो हमारी ये शेप बन रही थी जिसमें हमारे पास कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कॉर्नर नहीं होता।
और जब हमने n को इन्फिनिटी तक लेके गए तो हमारे पास एक स्मूथ शेप बन गई है, ठीक है, इस तरह। तो सिंपल ये है कि कम अगर सैंपल्स होंगे तो हमारी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगी, हमारी जो कर्व आएगी उसकी शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होगी। हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह की शेप होती है, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूस शेप भी कहते हैं, सिमेट्रिक शेप भी कहते हैं, और इसको हम बेल शेप भी कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ओके जी, तो ये इस थ्योरम की आपको समझ आ गई। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक पार्ट था, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज लास्ट में पढ़ी थी ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज, एक ये हमने पढ़ी थी और दूसरी हमने ये। तो ये जो थ्योरम है ये भी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड किया था तो ये सेंटर लिमिट थ्योरम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें बताया गया कि जैसे हमारा सैंपल साइज अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, वैसे ही हमारा जो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच करेगा, उसकी जो शेप आएगी वो हमारी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन जाएगी। तो ये थ्योरम का कंसेप्ट आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट। पी हैट हमारे पास डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल। हमारे सैंपल में जो सक्सेसेस का प्रोपोर्शन है उसको डिनोट करा है पी हैट। उस सक्सेसेस का जो प्रोपोर्शन हमारे पास होगा उसको हम पी हैट कहेंगे। तो एग्जांपल करते हैं, वहाँ से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल हमारे पास अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 वैल्यूज। एक पॉपुलेशन में हमारे पास जो 6 वैल्यूज दी गई हैं। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3। हमें जो सैंपल इनमें से ड्रा करने हैं उसका साइज 3 होना चाहिए, यानी कि हर सैंपल में हमारे पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए, 3 का साइज होना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। पीछे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 2 कार्स की सैंपल पढ़ी थी वो हमने विद रिप्लेसमेंट पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो हम सैंपलिंग करेंगे वो हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे। फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन ईच सैंपल। और यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन बताया गया है, यानी कि पी हैट हमें यहाँ पे बताया गया है कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर्स का होना चाहिए, ठीक है। सो पी हैट यानी कि हमारे पास जो सक्सेस का प्रोपोर्शन बताया गया है वो हमारे पास क्या है कि इवन नंबर्स का हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो 6 वैल्यूज है ना, हमने इनमें से जितने पॉसिबल हमारे पास सैंपल्स आएंगे ना, जब हम इसकी सैंपलिंग करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, सो विदाउट रिप्लेसमेंट करने से हमारे पास टोटल जितने इसके सैंपल आएंगे ना उसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने आपको पीछे अभी बताया कि जब हम विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन हमारा जो है ये पॉपुलेशन साइज है, स्मॉल एन जो है ये हमारा सैंपल साइज है, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब हमने सैंपलिंग करनी होती है विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग करनी होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिनेशन का, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हम सैंपलिंग करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक हो गया ना। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अब हम क्या करेंगे कि सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले के मुताबिक ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी जो हमारी पॉपुलेशन साइज है, यानी कि कैपिटल एन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज कितना है, टोटल 6 वैल्यूज हैं। तो 6 जो है ये हमारा पॉपुलेशन साइज है, और जो सैंपल साइज है वो हमारा 3 है। 3 किस तरह है, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारा जो जितने भी इसके सैंपल्स बनेंगे पॉसिबल सैंपल, जब हम इसकी विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग करेंगे तो पॉसिबल सैंपल हर सैंपल में हमारे पास एन की साइज 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास सैंपल साइज है। तो अब हम इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फॉर्मूला हमें पता है कि किस तरह होता है। पहले हमारा एन फैक्टोरियल, ऊपर हमारा आर फैक्टोरियल, अंदर आ जाए एन माइनस 1 और फैक्टोरियल। तो 6 फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एन है और 3 हमारे पास यहाँ पे आर है। तो इस तरह इसको हम ओपन कर लेंगे 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हम थोड़ा ओपन कर लेंगे, 3 तक लेके आएंगे इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 में से 3 निकालना, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ गया। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो मतलब कि हमारे पास जो 6 वैल्यूज़ हैं इस पॉपुलेशन साइज में, हमने जब उसकी सैंपलिंग की विदाउट रिप्लेसमेंट तो हमारे पास टोटल 20 सैंपल्स आए हैं, ठीक है। तो ये देखें 10 हमारे पास ये सैंपल्स है, 10 हमारे पास ये सैंपल्स है, ठीक है। 20 सैंपल्स हमने फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सैंपल साइज क्या था कि सैंपल साइज 3 होना चाहिए, हर सैंपल में 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए, ये हमें बताया गया था। तो जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट की और हर सैंपल में 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 सैंपल्स बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इन सारी 20 सैंपल जो हमारे पास आ चुके हैं, हमने इनका सैंपल प्रोपोर्शन यानी कि पी हैट हमने फाइंड करना है।
तो हमारे पास यहाँ पे सैम्पल प्रोपोर्शन क्या था कि इवन नंबर्स का सैम्पल प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो हर सैम्पल है हमने देखना है कि हमारे पास कितनी कितनी उनमें इवन नंबर्स हैं, कितनी हमारी इवन वैल्यूज़ हैं। तो पहला जो सैम्पल है इसमें ये तीनों वैल्यूज़ हैं। इन तीनों में हमारे पास कौन कौन से इवन वैल्यू है? हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू 6 हमारे पास इवन है, ये दोनों हमारे पास ऑड है। तो मतलब कि 1 हमारी इवन वैल्यू है और टोटल हमारे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा पहला सैम्पल प्रोपोर्शन हो गया। इसी तरह हमने दूसरे में देखना है, यहाँ पे हमारे पास कितनी इवन नंबर्स हैं? सिर्फ एक है, 8 है। तो यहाँ पे 1 हमारा जो है ये इवन है और हमारे पास नीचे टोटल 3 वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसी तरह थर्ड अगर हम सैम्पल देखें तो यहाँ पे इन तीनों में हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं? कोई भी नहीं इवन, तीनों ऑड है। तो मतलब कि 0 हमारा इवन है, तो नीचे हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया सैम्पल प्रोपोर्शन इस सैम्पल का। इसी तरह हमने जो 20 वैल्यूज़ हैं, 20 सैम्पल सबका हमने इसी तरह सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों में जो वैल्यूज़ हैं ये तीनों इवन है। ठीक है, सो 3 इवन है, तो तीनों हमारे पास टोटल वैल्यूज़ है। यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 से जब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे आपने बाकी सबके सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी समझ आ गई सैम्पल प्रोपोर्शन हमने किस तरह फाइंड करना है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। टेबल किस तरह बनाएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड किया वो उसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। एक तो हमारे पास 1/3 आ रहा है इन सारी वैल्यूज़ में। ठीक है, 1/3 रिपीट हो रहा है बार बार। एक हमारे पास 0 है और तीसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है और चौथी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2/3 आ रहा है। इसके अलावा किसी भी तरह की हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ यही चारों वैल्यूज़ जो हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पे या तो 0 है या 1/3 है या फिर हमारे पास 2/3 है या फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे कि जो हमारे पास 0 जो सैम्पल प्रोपोर्शन है ये हमारे पास सिर्फ 1 है। ठीक है, हमारी सारी वैल्यूज़ में 0 जो है ये सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। और जो 1/3 है ये हमारे पास 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1/3 हमारे पास यहाँ पे 9 दफ़ा आ रहा है, 9 दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 9 आ गई। और जो 2/3 है ये भी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 9 है और जो 1 है ये भी हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो सारी टोटल फ्रीक्वेंसी 20 होगी क्योंकि 20 हमारे पास टोटल सैम्पल्स हमारे पास बने थे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसके अब हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेनी है। अब ये देखिए हमने वही सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी 2 कार्स की, जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी, हमने मेन की सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी। तो जो जो स्टेप हमने वहाँ पे फॉलो किया था वही हमने यहाँ पे किया है। वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमने एक्स बार हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी, यहाँ पे हमें जो प्रोपोर्शन दिया गया है पी हैट उसकी हम यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारे पास मीन था उसके हमने फ्रीक्वेंसी बना ली थी और फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पी हैट उसके हमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लिया और अब हम इसकी जो है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक हमारे ऊपर जो है फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, नीचे हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो यहाँ पे फेवरेबल 1 है, पॉसिबल यहाँ पे 20 है। इसी तरह यहाँ पे 9/20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9/20, यहाँ पे 1/20 आ जाएगा। तो टोटल हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है पी हैट का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हमने इसी क्वेश्चन में से हमने क्या करना है कि हमने मीन फाइंड करना है। ये जो हमने पी हैट का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है अभी, इसका हमने मीन फाइंड करना है और साथ हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो जब हम मीन फाइंड करेंगे तो वही सेम फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्स की जगह एक्स बार को रिप्लेस किया था जहाँ जहाँ एक्स है। क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे हमने जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी वो हमने एक्स बार की फाइंड की थी। यहाँ पे जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं ये पी हैट की हमने फाइंड की है। तो अब हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पी हैट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू पी हैट इक्वल टू समेशन ऑफ पी हैट इनटू एफ ऑफ पी हैट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पी हैट की हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की थी यानी कि एफ ऑफ पी हैट, इन सारी वैल्यूज़ को हम इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला नया कॉलम आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इसका सम लेना है। तो सारी वैल्यूज़ का सम लेंगे, 10/20 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.5 हमारे पास यहाँ पे मीन आ चुका है। तो यहाँ पे पी ऑफ हैट की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारे पास क्या आया है 0.5। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पे हमने पी हैट को यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पी हैट की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड किया। तो फॉर्मूला है
सिग्मा स्क्वायर पी हैट इक्वल टू समेशन ऑफ पी हैट स्क्वायर इनटू एफ ऑफ पी हैट माइनस समेशन ऑफ पी हैट इनटू एफ ऑफ पी हैट, और इस होल टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, समेशन ऑफ पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 आया था, यानी कि 10/20 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। पी हैट का हमने पहले स्क्वायर ले लेना है, पी हैट की सारी वैल्यूज़ का हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमने एफ ऑफ पी हैट से मल्टीप्लाई करना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर लेने के बाद हमने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ पी हैट की, और हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। पी हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी हैट का ये वाला कॉलम आ गया। इन सब का सम लेंगे तो 6/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6/20 माइनस ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी 10/20, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे और बाद में हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 400 आ जाएगा, और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पी हैट के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्स बार के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, यहाँ पे हम पी हैट के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे बताया गया है कि दोनों केसेस में जब हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, यानी कि म्यू ऑफ पी हैट इक्वल होगा पी के। ये जो म्यू ऑफ पी हैट है ये हमारे पास क्या है, पी हैट के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, ठीक है। और ये जो पी है ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस है। तो मतलब कि यहाँ पे बताया गया प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपने याद रखना है कि दोनों केसेस में रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो म्यू ऑफ पी हैट इक्वल होगा पी के। और उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे बताया गया कि अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं और हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी हैट इक्वल टू स्क्वायर रूट पी इंटू क्यू ओवर एन। और अगर हमने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।